हमारा अगला पॉइंट है अल्बरूनी। एनसीईआरटी में अल्बरूनी के बारे में दिया गया है, जिससे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्बरूनी कौन सा, 1000 साल पहले ये एक यात्री था जो हमारे भारत में आया था। तो अल्बरूनी से क्वेश्चन जो बनता है सबसे अधिक, ये कहाँ का रहने वाला था, ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और उसने बहुत ही बारीकी से अपनी पुस्तक में भारत के बारे में लिखा है, और इससे हमारे भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अल्बरूनी ने वो सभी पॉइंट का मेंशन किया है जो इसके देश से अलग थे। अगला जो पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट कहता है कि अल्बरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। और और कहते हैं, मतलब लिखते हुए कहते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमने अपने देश में इनको देखा हुआ, तो अगर हमारे देश के लोग इन तालाबों को देखेंगे तो कैसे हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ये ऐसा कौन लिखता है, अल-बरूनी लिखता है भारत के तालाबों के बारे में। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला अल-बरूनी लिखते हैं कि इन भारतीय तालाबों के बारे में कि जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों को चारों तरफ बनाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ऐसे ही भारत के तालाब होते हैं। और इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ होती हैं, जो लंबी लंबी कतारें होती हैं, जो उतरने और चढ़ने के रास्ते के रूप में होते हैं, और लोग भीड़ से परेशान भी नहीं होते हैं। ऐसा कौन लिख रहे हैं, अल-बरूनी लिख रहे हैं। ये सभी पॉइंट हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सभी पॉइंट इन्होंने किस पुस्तक में लिखी हैं, तो वो उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। आपको याद होना चाहिए पांच दो चीजें कि अल-बरूनी उज्बेकिस्तान देश के थे, और उनकी पुस्तक का नाम किताब उल हिंद। इन्होंने तालाबों के बारे में लिखा है, अपने देश से भिन्न चीजें जो हमारे भारत में है, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने लिखा है। अगला पॉइंट है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इन जो हमारे एनसीईआरटी में बछेंद्री पाल अर्थात लड़की का टॉपिक लेने का सबसे अच्छा उद्देश्य जो एनसीईआरटी का है, वो है जेंडर जो हमारी बायस होती है, जो रूढ़ वार्ता है, उसको चैलेंज देने के लिए। ये भी हमारे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देख लेते हैं बछेंद्री पाल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। बछेंद्री पाल थी भारत की पहली, और विश्व से तुलना करें तो ये पांचवी महिला थी जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अगला जो बछेंद्री पाल का जन्म जो हुआ था उत्तरांचल, मतलब उत्तरांचल के चमोली जिले में हुआ था, और बंपा गांव में। कब, 24 मई 1954 का इनका जन्म हुआ था। अगला हमारा बछेंद्री पाल के बारे में पॉइंट है। जो बछेंद्री पाल एक बार बचपन में पिकनिक में गई थी, जो वहाँ के 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई जब वो 12 वर्ष की थी। अर्थात जब बछेंद्री पाल 12 वर्ष की थी तो अपने परिवार के साथ ये पिकनिक पर गई थी, और उसकी जो ऊंचाई थी ये 4000 मीटर की ऊंची चोटी तक ये चढ़ गई थी। अगला पॉइंट है, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये कहाँ पर, उत्तराकाशी में ये हमारे इंस्टीट्यूट है। ये जो चढ़ते हैं पहाड़ों पर तो उनको ट्रेनिंग देती है। तो ट्रेनर का नाम क्या है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके ट्रेनर थे। ये सीटेट के एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था। अगला है 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर बनी। अर्थात ये जब माउंट एवरेस्ट पर जो टीम बन रही थी तो 1984 में ये ज्वाइन हुई थी। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो पिछले साल हमारे सीटेट एग्जाम में आया हुआ था। जो ये 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा। अर्थात चोटी होती है वहाँ पर जगह कम थी, ये थी, और इनकी एक टीम मेंबर थी, तो इन्होंने पहले कदम रखा था। कब, 23 मई 1984। इससे क्वेश्चन बने थे बहुत ज़्यादा, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है ये आप जान लेते हैं। जो मुख्य रूप से अन्य किताबों में या फिर किसी भी वेबसाइट में आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई आती है 8848 होती है, लेकिन जो सीएसबी है कभी कभी 8800 या 8850 या फिर 8900, ये सभी हमारे जो मीटर की ऊंचाई पर अगर ऑप्शन में ये कोई तीनों में से कोई एक दिख जाए तो ये आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसलिए कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मुख्य रूप से ये हमारी सही होती है, लेकिन सीएसबी ये सभी को भी सही मानती है। जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में हम इसको सागर माथा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। अगला टॉपिक है हमारा कल्पना चावला। ये भी हमारी जो रूढ़ वार्ता होती है उसको चैलेंज देने के लिए एनसीईआरटी ने अपने उसमें क्या शामिल किया है। तो जो कल्पना चावला थी ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, करनाल हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में हुआ था।
अगला ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी और 15 दिन 18 घंटे वहां पर अंतरिक्ष में बिताया था। कल्पना चावला से आपको ये याद रखना है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सीटेट एग्जाम में आ चुका है 16 जनवरी 2003 को, आपको ये याद रखना है। इनकी क्या हुआ, कोलंबिया में जो जब पृथ्वी पे वापस लौट रही थी तो कक्षा में पहुंचते हुए कुछ तकनीकी खराबी कारण ये और इनके जो टीम मेंबर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट हमारा जो नील आर्मस्ट्रांग थे, चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है सुनीता विलियम्स, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी। तो इन्होंने अनुभव के बारे में कुछ बताया कि यहाँ पर क्या है, एक जगह बैठ नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। अगला जो पानी भी नहीं रुकता, बुलबुले और बन के फ्लोट करता रहता है, अर्थात जो पानी होता है ये बुलबुले के रूप में हमेशा तैरता रहता है। चेहरे या हाथ में धोने के लिए जो बबल है पकड़ना पड़ता है और कागज गीला करना पड़ता है। ये सभी इनके सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में किए गए अनुभव हैं। और जो अगला पॉइंट है हमारा, कहती है कि वहाँ पर कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। ये सभी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष अनुभव के बारे में बताया है। अब अगला हमारा पॉइंट आता है एनसीईआरटी में कल्लम मल्लेश्वरी। सीटेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो कल्लम मल्लेश्वरी वाली किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टर हैं ये। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली है। और 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। कितना, 130 किलोग्राम तक ये कल्लम मल्लेश्वरी हमारे क्या भार उठा लेती हैं। और भारत के लिए उन्होंने कितने 29 मेडल जीते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिता इनके क्या है, हवलदार हैं। और इनकी सभी बहनें क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। अगला टॉपिक देखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। इसके बारे में क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम बनते हैं। तो ये कौन है, ये भारतीय नौसेना की एक डॉक्टर हैं और नौसेना में के समुद्री जहाज में काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी कमान, परेड की कमान संभाली है। एक बहुत बड़ी बात होती है परेड में कमान संभालना, पूरे 36 लोग थे ये। किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये कहाँ, थन्ना मंडी गाँव की से संबंधित है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से में स्थित है। अगला हमारा टॉपिक आता है चमकता सितारा। ये क्या होता है, सीटेट एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो सूर्यमणि, ये आपको नाम रखना, ये कौन है, चमकते सितारा हैं। ये चमकते सितारा हैं। और चमकता सितारा किसे कहते हैं, उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल लेती हैं। जो हमारी ये सूर्यमणि हैं ये स्कूल जाकर अपना ज़िंदगी बदल चुकी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चमकता सितारा कहते हैं। जो सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाएं, जो इनके ट्रेडिशन होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन गीत होते हैं उनको गाने के लिए हमेशा ये क्या प्रमोट करना चाहती थी ताकि लोग भूले नहीं, अपनी जो ट्रेडिशन है उसको भूले नहीं। अगला हमारा इनसे जो संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जड़ी बूटियों की समझ बच्चों को और बांस से जो चीज़ें बनती हैं इनकी समझ कला के रूप में बच्चों को स्कूल में जोड़ने की बात ये हमेशा करती हैं और ये सफल भी हुई हैं। जो स्कूल में होते हैं इनके पाठ्यक्रम में जो इनकी कुडुख भाषा होती है, कौन सी भाषा, कुडुख भाषा, इनकी लैंग्वेज है कुडुख भाषा। इसको हमेशा बोलने और प्रमोट करने की बात ये करती हैं। और ये सब तोरांग केंद्र का होता है, एक यहीं का एक लाइब्रेरी के रूप में आप देख सकते हैं। जो इनके स्थानीय जो ट्रेडिशन होता है इसको, इसमें सब कुछ आपको मिल सकता है। जो कुडुख समाज होता है वहाँ पर तोरांग में जैसे बांस से तरह तरह के ढोल और जो इनकी रीत रिवाजें होती हैं इन सब के बारे में आपको जानकारी इस केंद्र में, कौन से केंद्र में, तोरांग केंद्र में आपको मिलने वाली है। जो सूर्यमणि है 21 साल की थी जब उसने वासनी दीदी और कई लोग की मदद के लिए केंद्र खोला था। ये सभी हमारे सूर्यमणि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट थे। अगला इनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा क्योंकि जहाँ पर इन्होंने केंद्र खोला है अपने ट्रेडिशन को बढ़ावे के लिए, तो उसका नाम तोरांग रखा। और कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। और जो कुडुख भाषा है वो झारखंड में बोली जाती है, मुख्य रूप से झारखंड और इसके आसपास के एरिया में। अगला एनसीईआरटी का पॉइंट है जंगल। तो जंगल अधिकार अधिनियम कब आया था, 2007 को आया था, ये आपको याद होना चाहिए।
और इसके अनुसार ये कहता है जो लोग 25 सालों से, ये भी याद होना चाहिए आपको, 25 सालों से जो जंगल में रह रहे हैं वो वहाँ पर कुछ भी उगा सकते हैं, वो पूर्णतः स्वतंत्र है। और जो जंगल का संरक्षण वहाँ की क्या करेगी, ग्राम सभा करेगी। जो जिस ग्राम सभा में के आसपास जंगल होगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है, ग्राम सभा से दी गई है। और खानों, खुदाई और बांधों के निर्माण से जंगल खत्म होते जा रहे हैं, ये ऐसा एनसीईआरटी में पॉइंट है। अगला टॉपिक आता है जो हमारे एनसीईआरटी और सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो दांडी यात्रा थी वर्ष 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए गांधी जी ने शुरू की थी। इसमें क्या था, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्सेशन लगा दिया था, जिसके विरोध में गांधी जी और अपने साथियों के साथ मिलकर कहाँ से, अहमदाबाद से दांडी तक, दांडी के जो समुद्र तट है वहां पर नमक बनता है, एक लंबी दूरी तय करके इस गलत कानून को तोड़ा था। तो गांधी जी हमेशा कहते थे, गांधी जी कहना, जो चीजें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ये एनसीईआरटी में पॉइंट है जो सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक आता है राकेश शर्मा। तो ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें थे, याद होना चाहिए आपको। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 में पंजाब के पटियाले में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान में, उसका अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, सोयूज T11, ये भी इम्पोर्टेंट है, को रवाना हुए थे और 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन पर रहे थे। और इस उपलब्धि के कारण इनको 1984 में भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया था यूरी गागरिन केंद्र में लिया था। अगला टॉपिक है विष्णु चिचारकर। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंदौर एमपी के रहने वाले हैं। इनकी खास बात क्या है, ये सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया गया जो सीटेट के एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है तरुण भारत संघ। ये तरुण भारत संघ क्या है, तो ये तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र जो सिंह हैं, इनके कौन है, वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, और इनको मैग्नेसी पुरस्कार सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जल से संबंधित काम किए हैं। जो तरुण तरुण भारत संघ है, पिछले 25 वर्षों में से देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। जोहर तालाब एक ही होता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग कहते हैं। राजस्थान में क्षेत्रों में जोहर कहते हैं और अन्य स्थानों में तालाब कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इन्हीं संघ से संबंधित हैं, जो दड़की माई। ये कौन है, ये राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती हैं। तो इस गांव में क्या है, पानी की कमी रहती है, यही कारण है इस संघ ने मिलकर पानी आपूर्ति का काम किया है, अर्थात दड़की माई की मदद की है। अगला हमारा एनसीईआरटी में पॉइंट है ब्रेन लीप, जो हमारे सीटीज एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बनता है। तो रूस विलेस क्या है, 3 वर्ष के थे जब औजारों से खेलते वक्त इनकी आंखें चली गई थी, अर्थात आंखों की रोशनी चली गई थी। और इन्होंने बाद में पढ़ने लिखने का शौक था, तो बाद में इन्होंने क्या, अब लुइस स्क्रिप्ट बनाई थी। ये सब इनके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया फ्रेंड्स। जो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो इन्होंने ब्रेन लिप का आविष्कार किया था लुइस ब्लेस ने, जो इसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, क्योंकि जो अंधे लोग होते हैं वो स्पर्श करके ही सब कुछ महसूस करते हैं। तो इसमें कितने बिंदु होते हैं, 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात इस स्क्रिप्ट में कितने, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला है हमारा एनसीईआरटी में टॉपिक है वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है, आपने सैंडल देखा होगा, चिर चिर होता है, वो हमारा क्या होता है, वेलक्रो होता है। तो 1948 में वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज मेस्टर ने किया था। बस आपको इसमें इतना याद रखना है। अगला हमारा पॉइंट आता है रेगिस्तानी ओक, डिजर्ट ओक कहते हैं जिसे। एनसीईआरटी में ये हमारे पॉइंट है और सीटेट के एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनने इसलिए हमारे लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में सभी पॉइंट सीधे सीधे ना पूछ कर कैसे लेंदी के रूप में पूछता है, एक कॉन्सेप्चुअल पूछता है। तो जो रेगिस्तानी ओक है कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और जो इसकी पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ये रेगिस्तानी ओक है, पत्तियां बहुत कम होती हैं। इनकी सामान्य जो ऊंचाई होती है जो क्लास की दीवार के बराबर होती है, अर्थात 10 से 12 फीट की होती है। अगला हमारा इसमें पॉइंट है, इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई होती हैं, अर्थात जो इसकी जड़ें होती हैं 30 गुनी तक गहरी होती हैं। और कहाँ तक होती हैं, जहाँ तक इसको पानी नहीं मिल जाता है।
और यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है, जो इसका पेड़ का तना होता है इसमें पानी जमा रहता है। ये सभी पॉइंट हमारे सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जब इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो वहाँ पर पानी कमी रहती है, तो लोग क्या होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल दिया करते हैं और इसको पीते हैं। क्रोटेन, जो हमारा क्रोटेन पौधा होता है सिट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है, एक सिग्नल देता है। कैसे, जो मिट्टी में जब पानी कमी हो जाती है तो ये इसकी पत्तियां क्या होती हैं, सूखने लगती हैं, क्योंकि इसकी जड़ें होती है पानी के बहुत ही, मिट्टी के बहुत ही ऊपरी ही सतह पर होती है। इसलिए जैसे ही मिट्टी सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां सूख जाती हैं और हमको पता चल जाता है कि खेत में पानी कमी हो रही है और हम पानी लगा देते हैं, जिससे हमारी खेती बहुत ही अच्छी होती है। हमारा अगला टॉपिक आ जाता है नेफेंथिस, जिसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। सीटेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो नेफेंथिस होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है, ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट कहता है कि ये पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, कीड़े मकोड़े अर्थात जो मेढक टाइप के होते हैं उनका भी ये शिकार कर लेता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे मक्खी की उनको भी खा लेता है। अर्थात ये पौधे, खास बात है, थोड़े जो बड़े जीव भी होते हैं और जो छोटे जीव होते हैं दोनों का ये शिकार करता है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला जो पॉइंट है, ये पौधे लंबे घड़े जैसे होते हैं, आप इनको देख सकते हैं, और जो इनके ऊपर क्या होती है, एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इनसे एक स्पिन निकलती है जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट किया करती है, और वह कैसी होती है, बिल्कुल चिपचिपी होती है, जैसे इसमें कोई कीड़ा आता है ऊपर बैठा फिसल के नीचे चला जाता है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है नेफेंथिस पौधे को हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं। हमारे लिए अन्य कीट बच्ची भी पौधे होते हैं जो हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा है पहला डायोनिया और क्या संदीव, ये हमारे क्या है, कीट बच्ची पौधे हैं। अगला हमारा पॉइंट है बरगद, बनियन ट्री। इससे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमको जो बरगद की जो तने में जो जड़े तने होते हैं, वो एक हमारी जो लटकती हुई जो तने होती हैं जड़ें होती हैं, और जब ये जड़ें बढ़ती बढ़ती जमीन के अंदर चली जाती हैं तो ये क्या, एक मोटे स्तंभ के रूप में अर्थात एक नया बरगद का पेड़ बना लेती हैं, जो हमारे मूल बरगद होता है उसको बहुत ही सहारा मिलता है। तो ये सभी बरगद के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है पौधे को वो भाग जो हम खाते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा है और सीटेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जड़ होती हैं, रूट, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, टैपकायो और शकरंद, ये सभी क्या होती हैं, जड़ होती है। टैपकायो कहाँ पर खाया जाता है, ये केरल का अच्छा भोज्य पदार्थ है, केरल का। अगला है तना। तना का मतलब जो जड़ और पत्तियों का बीच का जो भाग होता है उसे हम तना कहते हैं। जैसे आलू, प्याज, अदरक, आपने कभी आलू को देखा होगा तो आलू के नीचे भी बहुत सारी जड़ें होती हैं, इसलिए आलू को तना के रूप में देखा है। और जो प्याज होता है, वो प्याज होता है उसके नीचे भी बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, इसलिए प्याज को भी तने के रूप में रखा गया है। अगला है हमारा पत्ती। तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सभी क्या है, हमारी पत्ती हैं। अगला है बीज। बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान। फूल, सहजन, केला और कचनार, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारा केला होता है क्या होता है, एक फूल होता है। सहजन कहाँ पर खाया जाता है, जो सहजन की जो सब्जी है महाराष्ट्र में बहुत बनती है, और कचनार के जो पकौड़े हैं ये कहाँ पर बनते हैं, यूपी में बनते हैं। और जो फली होता है ये मटर होता है। मटर हमारा क्या होता है, फली होता है। ये सभी हमारे खाने वाले भाग से इंपॉर्टेंट टॉपिक के पॉइंट थे। अब फ्रेंड्स, हमारे भारत देश में विदेश से भी जैसे जैसे व्यापार होते हैं तो व्यापारी विदेश से भी हमारे भारत में बहुत सारी सब्जियां लाई हैं, अर्थात उनके बीज लाए हैं, जिससे हमारे भारत में नई प्रकार के सब्जियों का उत्पादन हुआ है। तो सीटेट के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं। और गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं। काफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं, और सोयाबीन कहाँ से आए हैं, चीन से आए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सीटेट एग्जाम में घास के बारे में पॉइंट बन जाता है। तो घास की खास बात ये होती है कि जितना पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं जाना ज़्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। अर्थात जो घास की जड़ें होती हैं जमीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा रूप में फैली होती हैं, यही कारण वो कभी भी उखड़ती नहीं है। तो हम खुरपी की मदद से उनको क्या खोद कर बाहर निकालते हैं। तो जो पॉइंट है कि जो घास की जड़ें होती हैं उसके जो पत्तियों से
ज़्यादा होती हैं, अर्थात जड़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं इसमें। अगला पॉइंट जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, अर्थात जो इकोलॉजिकल जो एडाप्टेशन होता है प्लांटों में, अर्थात परिस्थिति के अनुसार स्वयं को जिंदा रखना, ये हमारा अनुकूलन होता है। जैसे जलोद्भिद, तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जल जल में पाए जाने वाले पौधे, अर्थात जल के अनुसार स्वयं को ढाल लेने वाले पौधे होते हैं। जैसे ये जैसे कमल का हो गया, अन्य कुमुदनी का हो गया, ये सभी क्या होते हैं, जल में पाए जाने पौधे होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, जल में अपने आप को अडाप्ट किए होते हैं। समोद्भिद अर्थात सम में, समान स्थानों में उगते हैं, जैसे वन, बाग, बगीचे, खेत, ये सभी क्या समोद्भिद होते हैं। और मरुद्वनी, मरु मीन्स मरुस्थल, अर्थात मरुस्थलों में उगने वाले पौधे, जैसे कैक्टस हो गया हमारा। और लवणोद्भिद अर्थात लवणों में, जैसे हमारे भारत में कच्छ का थार है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, लवण, नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है जो सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ड्रिप, जिसे टपक सिंचाई विधि भी कहते हैं। जो हमारा ड्रिप सिस्टम होता है ये वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। कोई भी खेती की जाती है अधिकतर ड्रिप सिस्टम से की जाती है। इसका खास बात होता है, जैसे लंबे लंबे हम बीच में पाइप बिछा देते हैं और इनको काट काट के छोटे छोटे पाइप नली के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे पानी छोड़ा छोड़ा जाता है और क्या जड़ों को पानी मिलता रहता है, और जो वेस्ट होता है पानी का वो बहुत ही कम होता है और वाष्पीकरण भी बहुत कम होता है। इससे पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। और जो पाइप होते हैं हमारे पीवीसी पाइपलाइन होती है, ये सभी ड्रिप सिस्टम होता है। अगला हमारा टॉपिक आता है बीज। इससे भी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो प्राचीन समय में जो बीज को सुरक्षित रखने का बेस्ट तरीका था, सूखी लौकी में बीज भर देते थे और मिट्टी से उसे लेप लेते थे और उसके तरफ चारों तरफ नीम नीम को मिक्सअप करके, जिससे हमारे उससे कीड़ों से बचाते थे किनको, बीजों को। अगला जो पॉइंट है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक लेते हैं, कपड़ों में चिपक कर, पानी में तैर कर। और बहुत ही बीज होते हैं जिसमें बाल होते हैं, वो भी उड़कर दूसरे स्थानों में पहुंच जाते हैं और अपना बीज का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे परागण कहते हैं, वो हो जाता है हमारा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे कि सोयाबीन की जो फलियां होती हैं, सीटेट एग्जाम में आ चुका है, जो सोयाबीन की फलियां होती हैं फट कर और उसके बीज बाहर निकल जाते हैं। जो सोयाबीन होता है जब पक जाती है तो बहुत तेज फटती है और उसके बीज बहुत दूर तक चिटक के जाया करते हैं। तो इस प्रकार से बीजों का ट्रांसफर किया करते हैं पेड़ पौधे। अगला पॉइंट है नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, इनमें बीज होते हैं। अगला जो पॉइंट है, मिट्टी के गोबर में, मिट्टी में जब हम गोबर मिला देते हैं तो कीड़े नहीं लगते हैं। यही कारण है हमारे जो भारत के गांव में मिट्टी और गोबर को मिक्स करके घरों को लीपा जाता है, तो ये इसका साइंटिफिक रीजन है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज भिगोए हुए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, ये भी पॉइंट है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। अगला जो पॉइंट है, दांत के दर्द में ट्रीटमेंट के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारा दांत दर्द होता है तो उसकी जब दवाई होती है तो उसमें लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला टॉपिक है ग्रेगर मेंडल। इनसे भी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ग्रेगर मेंडल थे, गरीब एक किसान परिवार में जन्मे थे, कब, 1982 में। तो इन्होंने 7 सालों तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों के बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े उत्पन्न किए। इन्होंने अनुवांशिकता के इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत सारे परीक्षण किए थे। अगला पॉइंट है तुलसी। सीटेट के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका एक ही पॉइंट है, तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती। जो तुलसी की जो जड़ें होती हैं इसके पास ऐसी बैक्टीरिया नहीं होती जो नाइट्रोजन को कनेक्ट करती हैं। यही कारण है तुलसी का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। अगला पॉइंट है सरसों की जो पत्तियां होती हैं इन्हें सब्जियों की तरह के इस्तेमाल करते हैं और इसके जो बीज है तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात दोहरा उपयोग हम सरसों का करते हैं। सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, केला को भी हम ऐसे ही दोहरा उपयोग करते हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, आप देख सकते हैं और मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ। जो अमरबेल कैसा है, परजीवी, पैरासाइट प्लांट्स है। ये बम्बूर के पेड़ में किसी भी पेड़ पर जब चढ़ जाता है तो उसको पूरा चूस लेता है और सुखाकर पेड़ को मार देता है और स्वयं जीवित रहता है। अगला पॉइंट है पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तने के से प्राप्त होता है। ये हमारा बस एकलौता इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पटसन होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, तनों से मिलती है। आप ये पटसन है देख सकते हैं। अगला पॉइंट है एनीमिया से। सीटेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं।
एनीमिया क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें उसको हम एनीमिया कहते हैं। इसके दुष्प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप से को प्रभावित करता है। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, उनका एनर्जी जो लेवल होता है लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, एनसीईआरटी ऐसा कहता है। तो एनीमिया को दूर करने के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, लोहा, गुड़ और आंवला। लोहा प्राप्त करने के लिए अर्थात आयरन प्राप्त करने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्ते दार सब्जियां को हमको खाना चाहिए। इनसे हमको जो एनीमिया, आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। अब एनीमिया से संबंधित पॉइंट है आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा। अर्थात सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आयु के अनुसार क्वेश्चन दे देते हैं कि ये इतना लड़का है और इसकी जो हीमोग्लोबिन है इतना है, मतलब 10 से कम या उससे ज़्यादा, तो हमको देखकर बताना होता है कि इसको एनीमिया है या नहीं है। तो जो नवजात शिशु होता है उसका एनीमिया जो हमारा हीमोग्लोबिन है 17 से 22 डेसीलीटर उसका होना चाहिए, तो वो स्वस्थ होता है। एक सप्ताह का जो शिशु है 15 से 20 डेसीलीटर उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एक महीने का जो शिशु है 11 से 15 लीटर होना चाहिए, और बच्चे का 11 से 13 डेसीलीटर उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वयस्क पुरुष है जो 18 से ऊपर, उसे 14 से 18 लीटर माना जाता है, डेसीलीटर माना जाता है। और महिलाओं के लिए तो यही 12 से 16 डेसीलीटर माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ये आपको याद होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक आता है अबू धाबू। एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है। यह एक रेगिस्तानी इलाका है और इसकी जो स्थानीय भाषा है अरबी है। यहाँ पानी बहुत ही कीमती है क्योंकि यहाँ तो ना तो वर्षा होती है और ना ही नदी और झील और ये तालाब हैं। ये सभी अबू धाबी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ होते हैं, अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये खजूर का पेड़ है। अगला पॉइंट है अबू धाबी करेंसी कौन सी है? दिरहम है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अबू धाबी की रेत और पहाड़ ही पाए, अर्थात रेगिस्तान है तो रेत के पहाड़ पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा चुका है, जो अबू धाबी को जो समय है भारतीय समय से 1 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात हमारे यहाँ अगर 9 बजे होंगे तो अब वहाँ पर अब अबू धाबी में क्या होगा? 10:30 बज चुके होंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है गोलकुंडा फोर्ट। तो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसकी जो दीवार का एक भाग गोलाकार होता है जिसे हम बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 27 बुर्ज हैं, अर्थात जो गोलाकार आकृतियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। 27 हैं। जो कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से लेकर 1687 तक शासन किया। इसने पहले 12वीं ईस्वी में गोलकुंडा किला कैसा बना था? मिट्टी में बना था, बाद में कैसे? पत्थरों को बनाया गया। जो ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं जिससे आक्रमण का पता चलता है। अगला हमारा पॉइंट है औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था लेकिन वो असफल रहा। जो यहाँ के शासक थे, गोलकुंडा के शासक थे, बहुत ही अच्छे शासक थे, तो इनकी हमेशा औरंगजेब से लड़ाई होती रहती थी। औरंगजेब ने यहाँ पर बहुत बार आक्रमण किया लेकिन वो हमेशा क्या रहा था? असफल रहा था। अगला है लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिसकी वजह से आक्रमण वो नहीं कर पाया था। जो गोलकुंडा किला है जो स्ट्रक्चर रूप से है बहुत ही अच्छा है और राजनीतिक रूप से भी बहुत अच्छा था। उस समय कांस की बंदूकें होती थी क्योंकि उस समय कांसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। जो कांस था तांबे और टिन का मिश्र धातु होता है। आपको याद रखना जो कांस होता है वो तांबे और टिन का एक मिश्र धातु होता है। अगला हमारा टॉपिक आता है लद्दाख। लद्दाख के बारे में सीटेट के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं और पानी एक भी नहीं होता, इसलिए उसको रेगिस्तान कहते हैं और ठंडे होती है। अगला है यहाँ 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, अर्थात यहाँ पर बिल्डिंग कैसी होती है? 2 मंजिला होती है। और कैसी बनी होती है? पत्थर की बनी होती है और छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी और उसे पर चुने हुए मोटी परत चढ़ी होती है। दीवार पर मिट्टी की जो मोटी परत चढ़ाई जाती है जो पत्थर की बनाई जाती है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। अगला है लद्दाख के बारे में लकड़ियों की जो सीढ़ी होती है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है ग्राउंड फ्लोर पर जानवरों को रखा जाता है और जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने आ जाते हैं। ये लद्दाख के बारे में है और वहाँ पर विंडो नहीं होती। जो हमारी ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें विंडो नहीं बनाते हैं ये लोग। गर्मी के मौसम पर ये लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं।
जैसे इनके कुछ विशेष फल है, जैसे लाल मिर्च होती है, नारंगी कद्दू पाया जाता है और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। लद अगला पॉइंट है, जो लद्दाख में जुले जुले का मतलब क्या होता है, वेलकम होता है। अर्थात जब भी आप हमेशा लद्दाख जाओगे तो वहाँ पर जुले जुले का प्रयोग होता है। लोग वहाँ पर जुले जुले का मतलब क्या होता है, वेलकम होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो ट्राली होती है, लकड़ी की बना एक झूला होता है। आर पार क्या होती है, बहुत मजबूत रस्सी होती है। जो खाई होती है या फिर नदी होती है, तो 4 से 5 लोग इसमें बैठकर उस नदी या खाई को पार कर लेते हैं। अगला पॉइंट है चांगथांग। इसके बारे में सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जो चांगथांग है वो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत का एक ऊंचा पठार है। ये 5,000 ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला है। जो चांगथांग है वो कहाँ पर मुख्य रूप से वो तिब्बत में पाया जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व में भारत के लद्दाख में भी पाया जाता है। ये यहाँ पर चांगपा जनजाति रहती है, जिसकी आबादी कितनी है, 5,000 है। ये हमेशा भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। जो चांगपा लोग होते हैं अपने टेंट को रेबो कहते हैं। और जो अगला है, ये है जो रेबो कहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो चांगथांग जो आदिवासी हैं लोगों को जो टेंट की डिजाइन है वो 1,000 साल से भी पुराना है। तो सीटेट एग्जाम में ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है। अगला यहाँ के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। आप समझ सकते हैं कितनी हाई स्पीड होती है यहाँ पर। जो चांगबा भाषा में जो चांगथांग का मतलब होता है जहाँ कम लोग रहते हैं। अगला है जो रेखा टेंट होता है, पास से कुछ जगह होती है जिसे लोग लेखा बुलाते हैं। यहाँ पर अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। इस प्रकार का ये टेंट के पास बना लेते हैं पत्थरों का, और उसमें अपनी बकरी और भेड़ों को रखा करते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनाई जाती हैं। अगला है, हर परिवार में अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है, ताकि वो जानवरों भूले नहीं और वो कहीं दूर न जाए और पहचान में आसानी से आ जाए। औरतों और छोटी बच्चियों जानवरों को गिन कर चराने ले जाते हैं और फिर जब लौट कर आते हैं तो दोबारा गिना करते हैं। अगला है, यह लोग अपनी बकरियों में ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और बहुत ही मुलायम होते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। इसके बारे में सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो पश्मीना शाल होती है चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। आप अभी अभी पढ़ चुके हैं। जिन बकरियों के मुलायम पश्मीना ऊन बनती है बहुत, ये ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर तक होती है। अर्थात जिन बकरियों में ऐसे बाल होते हैं वो 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर रहते हैं। अगला पॉइंट है, बकरी के जो शरीर पर गर्म बालों का कोट बना होता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिसका प्रयोग पश्मीना शाल के बनाने में होता है। अगला जो पॉइंट है, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। अर्थात जो हमारा एक बाल होता है पश्मीना बकरी की 6 बालों के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अगला है, ये शाल हाथ से बनाए जाते हैं, इसलिए 250 घंटे लगते हैं एक साल को बनाने के लिए। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है, अर्थात -10 डिग्री तक आप इसको शाल को ओढ़कर आप जीवित रह सकती हैं। अगला है श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी के और कुछ ऊंचे पर्वत पर और कुछ पत्थरों में होते हैं। इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं, ये खास बात है। और श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध होता है हाउस बोट। ये 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। ये इस प्रकार की हाउस बोट होती है, जो पर्यटन को सबसे ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पर। अगला पॉइंट है श्रीनगर से संबंधित है डोंगा। डोंगा ये नाव झेलम नदी के डल झील पर मिलती है। कौन? डोंगा जो नाव होती है झेलम नदी के डल झील पर मिलती है। यहाँ ये नाव है और इस पे घर होते हैं, और हम तो सुंदर लकड़ियों की सुंदर डिजाइन होती है। छत पर भी डिजाइन होती है, जिसे हम क्या खत्म बंद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है, कश्मीर के गांव पर घर पत्थर से बनते हैं और ढलान छतें वाली होती हैं, क्योंकि पानी होता है प्लस बर्फ भी पड़ती है। कुछ पुराने घरों पर विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, जिन्हें हम डैम कहते हैं। ये भी सुंदर डिजाइन होती है इन डैमों पर। इस प्रकार की डिजाइन होती है खिड़कियों पर, जिसे हम तुम डैब कहते हैं, और सुंदर डिजाइन होती है। अगला है हमारा शिकारा नाव, पर्यटनों को आकर्षित करती है।
कश्मीर में सरसों के तेल के मछली खाई जाती है, अर्थात जो कश्मीर में जो मछली बनती है वो सरसों के तेल में पकाई जाती है, और जो गोवा में जो मछली बनती है वो नारियल के तेल पे पकाई जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में 100% आना है। अगला है मनाली। इसके बारे में सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है, इसलिए इस प्रकार के घर होते हैं। छतें कैसी होती हैं? ढाल युक्त होती हैं, और थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें कैसी है? ढालू होती हैं। यहाँ पर जो मनाली में होते हैं, अच्छा हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे हमारे सीटेट के एग्जाम में आया है, और बताना होता है कहाँ पर है ये। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ता है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो हम धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के बारे में बात होती है। अब उत्तराखंड के बारे में है, तो उत्तराखंड में फूल ही फूल होते हैं, जिसे हम फूलों की घाटी कहते हैं। और ये सफ़ेद फूल कुछ ही दिनों तक के लिए नजर आते हैं। 3 बातें हैं उत्तराखंड से आपको याद रखनी है। अगला है, हम यूपी की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में एनसीईआरटी के बारे में जानकारी दी है। जो यूपी का कन्नौज जिला है वो अपने इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ फूल इत्र गुलाब जल और केवड़ियाँ तैयार की जाती हैं। जो कन्नौज जिला है आपको याद होना चाहिए, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। जो उत्तर प्रदेश में है, कचनार के जो फूल होते हैं, ये जो फूल होती है इसकी क्या सब्जी बनाई जाती है, याद होना चाहिए आपको। अगला पॉइंट है, जो कथक है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला है बिहार की तरफ हम तुम बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में बिहार के बारे में जानकारी है। बिहार में मधुबनी जो नामक एक जिला है, यहाँ त्योहारों खुशी के मौके पर घर पर, दीवार पर और आंगन पर कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल पिक्चर। अगला हमारा पॉइंट है, यह चित्र जो पिसे हुए चावल के घोल को रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। जो हमारी मधुबनी पेंटिंग होती है, जो पेंटिंग है वो पिसे हुए चावलों और हल्दी ये सभी मिक्सअप करके बनाई जाती है। जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो पिसे हुए चावल और रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, छड़ी, मछलियाँ और जीव के जंतु होते हैं, आपने अभी देखा होगा। जो मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम इस जिले पर नाम पर ही पड़ा है, अर्थात जो मधुबनी चित्रकला है इसी पर इस जिले का नाम पड़ा है, मधुबनी जिला। अब फ्रेंड्स हम असम की तरफ बढ़ते हैं। असम से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो असम में घर बनाए जाते हैं 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। जमीन में बनाने की वजह भारी बारिश होती है, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी है। वहाँ पर जब भारी बारिश होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा उफान पर रहती है, तो 10-12 फीट हमेशा बांस पर टिके हुए घर बनते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर की में भी लकड़ियों का ही प्रयोग करते हैं। तो बांस से संबंधित कहीं भी होगा तो वो असम से संबंधित होता है। असम में बांस और रस्सी का पुल बनाए जाते हैं, और यहाँ बांस के गरीबों का टिम्बर कहते हैं। यहाँ अर्थात जो असम में है, बांस को हम गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। जो बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की एक किस्म है, जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो बोरा जो चावल की एक किस्म होती है, जो कहाँ पर प्राप्त होती है, हमको असम में मिलती है। अब हम फ्रेंड्स मिजोरम की तरफ चलते हैं। मिजोरम में एनसीईआरटी के बारे में दिया है, और सीटेट के एग्जाम में इसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं, अर्थात मिजोरम में अधिकतर लोग कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों में बारी बारी उस जमीन पर खेती करने के अवसर मिलते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। और मिजोरम में झूम खेती मिजोरम में होती है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर भी कहते हैं। फ्रेंड, जो झूम खेती होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में होती है, लेकिन अगर एकदम पॉइंट टू पॉइंट पूछे तो मिजोरम की झूम खेती कहाँ पर होती है? मिजोरम में होती है। अगला है चिराव। जो नाच होता है वो मिजोरम में मनाया जाता है। जब यहाँ पर फसल का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर चिराव डांस बनाते हैं। इस प्रकार का डांस होता है बांस, और इस प्रकार का मनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा डांस होता है। तो चिराव नाच कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है। अब फ्रेंड्स हम केरला की तरफ चलते हैं।
एनसीईआरटी में केरला के बारे में बताया गया है, जो केरल में टैपकावो, जिसे हम कसावा भी कहते हैं। टैपकावो क्या कहा जाता है? कसावा कहा जाता है। इस कसावा को हम टैपकावो भी कहते हैं। जमीन के नीचे उगाया जाता है और एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपकावो को कप्पा भी कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। अगला है हमारा वल्लम। वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। जो वल्लम नाव होती है इस प्रकार की बनी होती है। बोट रेस जो है केरल की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में दो ही जगह बोटिंग सबसे अच्छी होती है, एक हमारे केरल में और हमारे एक श्रीनगर में। अगला जो पॉइंट है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, अर्थात मौसी को। उत्तर भारत के दृष्टिकोण से मौसी को वलियम्मा कहते हैं और नानी को अम्मू माँ कहते हैं, चाचा को चिटप्पन कहते हैं, चाची को कुजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहा जाता है। कहाँ पर है? मलयालम में। अगला हमारा केरल के बारे में पॉइंट है, जो केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की फेरी नाव होती है क्योंकि केरल एक हमारा तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है। अगला है जो केरल में मसालों का बगीचा भी कहते हैं और यहाँ पर तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची उगाया जाता है। जो केरल में घर होते हैं, घर ही पर तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची उगाए जाते हैं। जो केरल में केलों के फूलों की सब्जी बनाई जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है। अगला है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो मुक्तारपुर गांव है, सीधे सीधे पूछा जाता है वो कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश में संबंधित है, जो पोचमपल्ली कस्बे से संबंधित है। तो पोचमपल्ली मुक्तारपुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु का जो सबसे प्रिय भोजन होता है वो इडली, डोसा, बड़ा, सांभर और नारियल की चटनी होती है। सीटे एग्जाम में पूछा गया है कि इडली, डोसा, बड़ा पाव और नारियल की चटनी कहाँ कहाँ खाई जाती है, तो वो हमारे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। जो पोचमपल्ली एक जिला है जो तेलंगाना में है, जिसे अधिकतर लोग कहाँ क्या करते हैं? बुनकर हैं। तो पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है, जो अधिकतर लोग कहाँ पर हैं? बुनकर हैं। क्या करते हैं? बुनकर हैं। यहाँ अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। जो पोचमपल्ली आ जाए या फिर कलमकारी आ जाए, दोनों एक ही बात है। कहाँ पर बनाई जाती है? तेलंगाना में बनाई जाती हैं। अगला हम फ्रेंड्स मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, आप जानते होंगे। जो मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल है, जिसे हम वर्तमान समय में साहू जी शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं, पहले इसका विक्टोरिया टर्मिनल नाम था। वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। जो नागपाड़ा और जो अफसाना है और मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में पाई जाती है। ये सभी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नागपाड़ा, अफसाना और मंसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ पर पाई जाती है? मुंबई में है। जो बाजार गांव है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कोई भी पॉइंट है हमारे लिए छूटना नहीं चाहिए, सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला है जो बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के पर रखा गया है। जो मुस्तफ़ा खान कोच थे ये बहुत ही प्रसिद्ध कोच रहे हैं। इन्हीं के नाम के सम्मान देने के लिए बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई रखा गया, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला पॉइंट है जो सहजन के फूलों के जो पकौड़े बनते हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में बनते हैं। जो कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में बनती है, लेकिन सहजन के फूलों के जो पकौड़े हैं महाराष्ट्र बनती हैं। और जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ली। वर्ली में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। ये एक पारंपरिक कला है जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एक ये और दूसरा इस आर्ट में गाय और के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। दो चीज़ें आपको वर्ली से संबंधित है, महाराष्ट्र में, और गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इस आर्ट में। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। सीटेट के एग्जाम में राजस्थान से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो राजस्थान में है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, घरों की दीवार बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इस प्रकार के घर हमारे होते हैं और इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनती हैं। और मिट्टी घर बनाने के कारण राजस्थान एक गर्म एरिया है। जो मिट्टी होती है वो ऊष्मा को बाहर नहीं, अंदर नहीं आने देती और अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण ये कुछ हद तक ठंडे बने रहते हैं। राजस्थान में टैंक बनाया जाता है, जिस टैंक को हम राजस्थानी भाषा में टंका कहते हैं। टैंक बनाने के कारण पानी नहीं होता और पानी को हम संचित करते हैं इन्हीं टैंकों में। अगला है अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों पर ढाल बनाकर इस बारिश के पानी को, सारा पानी को इस टैंक में अर्थात टंका में
हमको इसमें स्टोर किया जाता है ताकि अन्य दिनों में हम पानी का प्रयोग कर सकें। राजस्थान जैसा रेगिस्तानी एरिया है, इसलिए बारिश बहुत कम होती है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। जो टेकला गांव है 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झालवर में स्थित है। ये सीटें के एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। अगला है राजस्थान में जोधपुर में खेजड़ी गांव, जिसे हम खेजड़ी ट्री के लोग पेड़ों को काटने बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों में चिपक गए थे और खड़े हो गए थे, और आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। अर्थात यहाँ पर खेजड़ली गांव है, जो खेजड़ी पेड़ जो है राजस्थान में पाया जाता है। 300 साल पहले इनको काटने से मना करने के लिए लोगों ने क्या बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, और इन लोगों को हम बिश्नोई कहलाते हैं। और आज भी ये लोग जो 300 साल बाद भी ये लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं। अगला है यहाँ शिकार करना, हंटिंग और पेड़ों को काटना वर्जित है। अर्थात जो बिश्नोई समाज है खेजड़ी में, शिकार करना पेड़ों को काटना क्या है, वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। यही कारण कि रेगिस्तान में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा खेजड़ी गांव है हरा भरा होता है। अब जो खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं, ये पेड़ इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा खेजड़ी पेड़ होता है, इसकी छाल जो होती है दवा बनाने का काम होती है, और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, और फलियां सब्जी बनाते हैं, और इनमें भरपूर मात्रा में पत्ती होती हैं। तो वो रेगिस्तान में है, लेकिन इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि हम तुम पेड़ों जानवरों को इनकी पत्तियां खिलाते हैं। बच्चे इसके छायों में खेलना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है इग्लू के बारे में। आपने इग्लू के बारे में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया है, सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। इग्लू जो है एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत ही मोटा होता है, बर्फ के सिल्लियों से बनाया जाता है, और अंदर जब हम रहते हैं तो हमारी जो ऊष्मा होती है इसी के अंदर रहती है, और जो यही कारण ये क्या गर्म हो जाता है और ठंडक हमको नहीं लगती है। अगला है राज्यों के प्रमुख त्योहार। तो तिल संक्रांत जो होती है हमारा त्यौहार होता है, यूपी बिहार और एमपी में मनाया जाता है। जो गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो नबांध है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है, और बिहू असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये सभी जब हमारी नई फसल कटती है तब मनाए जाते हैं। तो ये सभी हमको याद होने चाहिए, सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट है एनसीईआरटी में दिया हुआ, जो पृथ्वी ग्लोब कैसी गोल है। अर्जेंटीना देश और जो ऑस्ट्रेलिया है, मेरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना है पृथ्वी ग्लोब हमारे सापेक्ष उल्टे हैं। अर्थात हम एक तरफ हैं और हमारे नीचे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, और समुद्र भी हमारे साथ होता है। अर्थात समुद्र और हम ग्लोब के ऊपरी साइड हैं, और ग्लोब के निचले साइड अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया पाए जाते हैं। अगला है जल। जल से भी क्वेश्चन बनते हैं। महासागरों का जल कैसा है, लवणी है, अर्थात इसमें साल नमकीन होता है, जो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7 है, अर्थात जो ताज़ा पानी हमारे लिए इस गुल पृथ्वी पर है 2.7% ही है। इसमें लगभग 70% भाग बर्फ चादरों और हिमालयों अर्थात ग्लेशियर के रूप में है। अर्थात जो 2.7% का 70% है वो कहाँ पर है, हिमालयों बर्फों में है, जो अंटार्कटिका ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला पानी के बारे में पॉइंट है, जल में ऑक्सीजन की कमी कारण मछलियाँ मर जाती हैं। अगला हमारा पॉइंट है, पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम पानी को उबाल दें। पानी को उबाल के पीते हैं तो पानी साफ हो जाता है। अगला है, गंदा पानी पीने से हमको दस्त और हैजा नामक बीमारियां हो जाती हैं। दस्त या उल्टी शरीर को बहुत सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। अगला पॉइंट है, जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ये सभी सीटेट के एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट हैं। अगला है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, जो हमारे तीनों अवस्थाओं में लिक्विड सॉलिड गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, कुआं और बावड़ियों संबंधित। सीढ़ीदार कुएं बावड़ी जल भंडारण तथा जल संरक्षण की पारंपरिक अवस्था है के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग होता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में पाए जाते हैं कौन, बावड़ियाँ। अब फ्रेंड्स हम मृत सागर के बारे में जानते हैं। जो मृत सागर होता है, आपको पता है सागरों में नमक पाया जाता है, लेकिन जो मृत सागर है दुनिया के सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, और मृत सागर में है नमकीन अधिक होने के कारण इसकी डेंसिटी बहुत अधिक है, इसलिए हम तुम इसमें डूबते नहीं, हमेशा तैरते रहते हैं।
अगला पॉइंट है पाचन के रहस्य। सीटेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। डॉक्टर बोमेंड थे, इन्होंने एक खिलाड़ी के पेट के सारे पाचन के कई से रहस्य खोले। इन्होंने मार्टिन के पेट में कुछ पाचक रस निकाला, उन पाचक रसों से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए जो डॉक्टर प्रोमंट की तालिका में दिया गया है। और ये हमारी तालिका है। जैसे कच्चा दूध पेट में 2 घंटे 15 मिनट में भर जाता है, और इन्होंने एक पाचक रस के साथ एक बर्तन में लिया जो 4 घंटे 45 मिनट में पचता है। ये सभी तालिका है। तो खास बात यहाँ पर है, जो हमारे पेट का जो पाचक रस होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब फ्रेंड्स, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और प्रोटीन आवश्यक हमारे शरीर के लिए क्या है, वृद्धि के लिए। सीटे एग्जाम में पूछा गया प्रोटीन का प्रयोग हमारे शरीर क्या करता है, वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और प्रोटीन भोजन प्राय हमारे शरीर वर्धक भोजन होता है, अर्थात बॉडी बिल्डर होता है। अगला पॉइंट है कि इन पोषणों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे पाए जाते हैं जो जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की मुख्यतः पादप उत्पादों में होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं जैसे साबुत खाद्यान्न हो गए, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो छिलका उतार कर सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो इसके बहुत सारे विटामिन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे पेट का तापमान क्या 30 डिग्री होता है, और जो हमारे पेट में पाया जाता रस होता है अम्लीय होता है। जब 10 लगते हैं तो हमको या उल्टियाँ आते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी ना हो। पकाने के तरीके। एनसीईआरटी में पकाने के 4 प्रकार के तरीके दिए हुए हैं जो हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम भून कर पका सकते हैं, उबाल कर पका सकते हैं, तल कर पका सकते हैं और सेंक कर पका सकते हैं। ये सभी 4 प्रकार के। उधाई के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। सर्दियों में खेत में ताज़ी सब्जियां और मसालों के साथ एक मटके में भर और उसमें सील बंद कर देते हैं। अर्थात एक मटके में लेते हैं, जब ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ते हैं इसमें बंद करके इसको क्या बंद करके कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जियों को उधाई कहते हैं। ये गुजराती खाना है। उधाई का मतलब होता है उल्टा। उधायु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां भी खाया जाता है, साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती हैं। ये उधायु संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीटेट में आए हुए हैं। अब फ्रेंड्स, लिंग हुफेन के बारे में जानते हैं। लिंग हुफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जो हांगकांग में खाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, जो राजमा चावल और जो छोले भटूरे होते हैं ये कहाँ पर खाए जाते हैं, पंजाब में। अर्थात पंजाब में ये मुख्य रूप से खाए जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है हमारा थ्रेसिंग या गहाई। गहाई जब नई नई फसल हमारे यहाँ काटती है तो जो उसके पत्ते होते हैं, बड़े बड़े डंठल होते हैं, तो मशीन द्वारा क्या अलग कर लिया जाता है, जिसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। अगला आता है हमारा निष्पावन विधि। इससे भी अनाजों को हम अलग किया जाता है। जो हवा की मदद से हम ऊपर से अनाजों को छोड़ते हैं, जो भूसा होता है हवा की मदद से दूर गिर जाता है, और जो भारी कण होते हैं अर्थात अनाज हमारे पास गिरते हैं, तो इससे अनाज और भूसा अलग किया जाता है। अगला पॉइंट है, सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है, और जो होली होती है पूर्णिमा को मनाई जाती है। और जो हमारी गुरु पूर्णिमा होती है ये भी हमारी पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। अगला हमारा पॉइंट है टेक्निकल पार्ट है, जिसे हम GIF कहते हैं। ये एक प्रकार का चैट करने का तरीका है जिसमें हम बोलते नहीं हैं, बस हम अपने क्या इमोशंस भेजते हैं और इस तरह से हम बातचीत किया करते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेड डाटा बुक। विश्व संरक्षण संघ, जो ये क्या है, IUCN पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और प्राकृतिक संपदा संरक्षण के लिए एक संघ बनाया जिसे IUCN कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। जो हमारा IUCN होता है एक सूची जारी करता है जो रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार और उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियां को हम थ्रेटेंड जात के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, IUCN 3 वर्ग होते हैं, संकटापन्न, शुभदय और दुर्लभ प्रजातियां थ्रेटेंड प्रजातियों के अंतर्गत आया जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारा अंतिम टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से
भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। जिम जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसे वर्तमान समय में रामगंगा के नाम से जाना जाता है। ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्तराखंड में है, 1936 में चालू हुआ था। अगला हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ये एशियाई शेरों के लिए है और इस गिर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा आ जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? यूपी में है। ये बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम में पाया जाता है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंड सबसे ज़्यादा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला है हमारा रणथंभ राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में पाया जाता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है हमारा दाचीगाम वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य जो हेंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और जो हमारा हेंगुल मृग होता है उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा केवलादेव जिसे हम घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, राजस्थान पाया जाता है। इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य के तौर पर घोषित किया गया था। साइबेरियन क्रेन जो सारस होते हैं के प्रसिद्धि के लिए आते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आया करते हैं। अगला हमारा अंतिम टॉपिक पट्टचित्र और जो एल्यूमिनियम की खान है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? उड़ीसा में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको ईवीएस जो है 15 नंबर की पूरी कंप्लीट होती है। आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा और मेरे चैनल को अगर ये क्लास हमारी ईवीएस की है जो 15 नंबर की आती है। ये पूर्णतः 15 नंबर कंप्लीट होता है जो हमारे सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट सीटेट के एग्जाम में आने हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।